हेलो एवरीबॉडी, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए। तो बेसिक नॉलेज पहले ले लेते हैं। बेसिक चीज़ें तुम्हें याद होगी कि हमारा क्या होता था, ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता था, ए सेट एंड बी सेट, इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन हैं सारी मिलाकर, टोटल मिलाकर जो भी चीज़ें हैं वो ए यूनियन बी होता था। उसके लिए फॉर्मूला हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग याद होगा, दोनों के बीच में जो चीज़ कॉमन होती है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। याद आया? ए सेट ये वाला ए सेट एंड ये बी सेट ये वाला ये बी सेट, ठीक है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं टोटल कर दो उनको, तो वो होता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब इसमें से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं तो हमारा यूनियन बन जाता है, यूनियन आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्लस करके उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है। अगर हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, सपोज करो ये हमें पता करना है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, बस नाम इसका चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ, अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को सब्सट्रैक्शन कर देंगे इसमें से, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, यूनियन या इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो हम इन दोनों का प्लेस चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देख लो, अगर इंटरसेक्शन किसी के बीच में, दो सेट के बीच में है ही नहीं, मीन्स दोनों सेट अलग अलग है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी ज़ीरो इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी ज़ीरो माइनस करोगे तुम, यानी कि कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। इसी तरह से बी माइनस ए निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब तुम्हें ये भी मालूम है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नॉट की, ठीक है, होने की और ना होने की, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 1 आ जाता है। ये सब तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है 11th क्लास तक। अब 12th क्लास में नया क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ए अपॉन बी का क्या मीनिंग है, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए अपॉन बी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो भी नंबर जो भी चीज़ ऊपर होती है उसी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज करो मैं इसी को उल्टा कर दूँ, यहाँ पर मैं बी को ऊपर कर दूँ और ए को नीचे कर दूँ, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की मानी जाएगी और यहाँ नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर नीचे होता है वही यहाँ पर उसी की प्रोबेबिलिटी हम नीचे यहाँ डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है जो नीचे वाला इवेंट है वो पहले हो चुका है, ऑलरेडी ओकर्ड है, यानी कि नीचे जो भी इवेंट होगा वो वाला इवेंट पहले से हो चुका है, उसके बाद जो है इवेंट बी हो रहा है, यानी ए पहले से हो चुका है, बी इवेंट अब हो रहा है, इसीलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी ओकर हो चुका है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी ऑकर्ड।
जब ई इवेंट पहले से हो चुका है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी पी एफ अपॉन में ई। उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाता है। ठीक है, इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ओके, अब देखो, अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, दो इवेंट हो तब, और अगर तीन इवेंट हो तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी, यानी ई एफ जी तीनों का अगर हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तीन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनके इंटरसेक्शंस की, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट इवेंट जो हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकेंड इवेंट ई होने के बाद जो आएगा वो सेकेंड इवेंट, यानी कि एक सपोज करो एक बॉल, एक बैग है, सिंपल सी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बैग है, इसमें से एक निकाल रहे हैं, यानी ई की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, कोई भी एक बैग में से रेड बॉल, ब्लू बॉल, जो भी एक बॉल निकाल लो, सपोज करो उसको ई बोल देते हैं, तो ई यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, यानी टोटल में से निकाली। ठीक है, टोटल में से निकाली है, जो जितना भी था यहाँ टोटल, नीचे क्या आएगा टोटल, और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी ई जो भी रेड बॉल थी तो रेड की निकाल रहे, तो रेड बॉल जितने भी थी उतना उसको ऊपर रखा, टोटल को नीचे रखा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट आ गया, सिंपल। लेकिन सेकेंड इवेंट क्या आएगा, जब इस ये निकाल दी हमने, निकाल के अलग कर दी, तो टोटल भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें से सपोज करो मैंने रेड वाली बॉल निकाल दी, तो टोटल तो अब कुछ और बचा होगा ना, यानी कि ई इवेंट होने के बाद जो टोटल बचेगा उसमें से एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसी तरह से अब एफ, अगर हमने एफ वाले भी निकाल दिए बॉल, उसके बाद जो बचेंगे वो टोटल डिफरेंट होगा, तो उसका टोटल डिफरेंट होगा, उसमें से जी वाले निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसके बाद मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई एंड एफ। ठीक है, यानी कि ई और एफ हो चुके, उसके बाद जी की प्रोबेबिलिटी, ई हो चुका उसके बाद एफ की प्रोबेबिलिटी, और ई की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हमने लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, थ्री इवेंट की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ हमारी प्रोबेबिलिटी कहेंगे थ्री इवेंट के लिए। ओके, अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमारी इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करके सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का इवेंट, ये जो आउटकम आएगा वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। मीन्स क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी, यानी बी वाला इवेंट हो चुका है, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई बी के होने के बाद भी, बी इवेंट हो चुका फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम है। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि बी इवेंट होने से भी ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यानी इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों आउटकम क्या है, इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी दोनों एक दूसरे के ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जिस तरह से ये आएगा कि कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें पूछेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो हमें केवल ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे और ये को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आए तो हम बोलेंगे नॉट इंडिपेंडेंट। वहीं ये नॉट इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे डिपेंडेंट है, नॉट इक्वल आएंगे तो ये भी नॉट इक्वल होगा। ओके, अब एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है, कैसे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ बी। ठीक है, अगर हमें दो इवेंट इंडिपेंडेंट दे दिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों इक्वल है।
ठीक है। तो अब हम इसको अगर हमें प्रूव करने के लिए आ गए, सपोज करो हमें ये बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली हमारी आइडेंटिटी जो हमने अभी अभी लिखी थी, वो क्या लिखा था? फर्स्ट फॉर्मूला ए यू यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी देखो, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले में जाओ 9th वाले में, इसमें क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होती है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जब कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा? पी ए मल्टीप्लाई पी बी। ये हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखो, इतने में देखो, यहाँ पी बी लिखा है, यहाँ भी पी बी लिखा है, तो हम इसको पी बी को कॉमन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन किया। अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब ये माइनस, तो ये माइनस। अब यहाँ क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो बाहर जा चुका है, तो कौन बचा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा है। क्लियर? और ये वाली चीज को हम एज इट इज उतारते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर? अब देखो अब तुम्हें याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट हमारी किसके बराबर होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए की जगह प्रोबेबिलिटी ए नॉट हम लिख सकते हैं। तो यानी कि ये वाला जो है, इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ए नॉट लिख सकते हैं हम। ए नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए नॉट, हमने ये इसकी जगह पे ये लिख दिया। बाहर क्या लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब यहाँ पर जो लिखा है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए नॉट। तो अब इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए नॉट। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख रही हूँ। अब देखो, इधर और इधर क्या चीज़ दिख रही है तुम्हें? यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ए नॉट है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ए नॉट है हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ए नॉट यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ प्लस है, प्लस रहेगा, और यहाँ पर क्या है? पी बी बच गया, और पी नॉट हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ माइनस था, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगी तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? अब देखो, ये 1 तो था, ये तो हमने ऐसे कैसे उतारा। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अगर हम माइनस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट हो जाती है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर कर लेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट, इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी बी नॉट कर देंगे, इतने की जगह पे। ए नॉट बाहर पहले से ही है, और ये जो हमें डिज़ायर था, जो हमें चाहिए था, वो हमारा आ गया। ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है। तो ये सब नहीं लिख, ये तो मैंने कल समझाया था। बाकी ये स्टेप्स यूज़ करके तुम इसको प्रूव कर सकते हो इजीली। ओके। अब 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये देख लो बुक में, अपनी बुक में तुम देख सकते हो।
ये क्वेश्चन में लिखा है गिवन ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट, ऐसे करके ये वैल्यूज़ दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ई दी हुई है 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ दी हुई है 0.3, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन बी दी हुई है 0.2। हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन में एफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में ई यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें एफ की निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल सा जो हमने अभी अभी सीखे फॉर्मूले उसमें से यूज़ करना है। ई अपॉन में एफ निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर रखना है, जो भी नीचे नंबर होता है यानी एफ नीचे है तो एफ को नीचे रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को नीचे रखना है। इसमें ई नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में ई है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रखना है, ऊपर का दोनों में सेम ही आता है, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करनी है और निकाल देना है। यहाँ पर वैल्यू हमें दी हुई है 0.2 और एफ की हमें दी हुई है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 2/3 इसका आंसर आ गया, सिंपल। और यहाँ पर हमारे को वैल्यू पुट करनी है। अब इंटरसेक्शन की दी है 0.2 और ई की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में दोनों आते ही हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इसकी आ गई। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है। ये फॉर्मूलेज जो उनसे मैंने सिखाए हैं, पहले ये फॉर्मूलेज अच्छे से बाय हार्ट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स भी तुम कर सकते हो इजीली। कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, कौन सा क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट वीडियो में करवाना है वो बता देना। अभी और भी करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है। ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का समझाती हूँ। ओके, थैंक यू।